हेलो एवरीवन, आप सभी का सनीताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं PYQs रिलेटेड टू द टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो यहाँ पर आपको बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और देखिए कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच खा रहा है कि नहीं। और आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं कि टोटल आपका कितना मार्क्स बन रहा है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द फिलामेंट इन अ बल्ब मेक्स इट ग्लो। सो जो बल्ब में फिलामेंट होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी उसको हेल्प करती है ग्लो करने में। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस बताए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा ऑप्शन कह रहा है लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा ऑप्शन कह रहा है लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, चौथा ऑप्शन कह रहा है हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग। तो देखिए, इसका आंसर ना हम यूँ झटाक से नहीं कर सकते, उसके लिए हमको लॉजिकली इसको समझना है। तो सबसे पहले आपको इतना तो पता ही होगा कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसको हम एक ऐसे चीज़ से बनाते हैं जो कि जिसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, ताकि वो आसानी से पिघल ना जाए। ठीक है, हीट प्रोडक्शन के वजह से पिघल ना जाए, क्योंकि अगर फिलामेंट पिघल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो सर्किट है वो ब्रेक कर जाएगा और करंट का फ्लो रुक जाएगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमको समझने के लिए एक बात तो हमको पता चल गई कि उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, जैसे कि हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं बल्ब के फिलामेंट में। क्यों? क्योंकि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 3380 डिग्री सेल्सियस। सो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले ऑप्शंस कौन कौन से हैं, 1 और 2। ठीक है, तो ये वाला पहले से ही कट हो जा रहा है। अब जो दूसरी चीज़ है वो आपको पता ही है ना कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मैंने अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, I²RT, जहाँ पर I इलेक्ट्रिक करंट है, R रेजिस्टेंस है और T टाइम है। तो अगर आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे तो जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो उसके चलते हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा कि जो फिलामेंट है वो रेड हॉट हो जाएगा और वो ग्लो करने लगेगा। तो जिस वजह से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि हाई रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए, साथ ही साथ हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होनी चाहिए, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट प्रोड्यूस के चलते अगर फिलामेंट जिस चीज़ का बना हुआ है वो अगर मेल्ट ही कर गया तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो उसमें ब्रेक आ जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूज वायर। मतलब जो फ्यूज हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो फ्यूज वायर होती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो फ्यूज वायर होती है वो कैसी वायर होती है, वो होती है थिन वायर। अब उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, ये हम अभी इसको देखेंगे। तो देखिए, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फ्यूज वायर का कैसा होता है, लो होता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या देखा हमने, I²RT। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ही हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, अगर जो फ्यूज वायर है उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी तो हल्की से हीट से ही क्या हो जाएगा, जो फ्यूज वायर है वो पिघल जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिक सर्किट को डैमेज हो सकता था, या जो हमारे अप्लायंसेस को डैमेज हो सकता था, या जो आग लग सकती थी, उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे। तो फ्यूज वायर का क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली बात तो वो थिन वायर होनी चाहिए, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होनी चाहिए, और जो रेजिस्टिविटी है वो हाई होनी चाहिए, क्योंकि हाई रेजिस्टिविटी मीन्स हाई रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस मीन्स हीट प्रोड्यूस जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो थिन वायर, हाई रेजिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है,
द वायर्स फॉर्मिंग द फ्री एंड्स ऑफ अ सर्किट consisting of a cell and a switch are connected to the following wire one after another. So एक सर्किट है, उसको A और B जो वायर लेंथ है और जो थिकनेस है इस वायर के साथ बारी बारी से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट किया जा रहा है. तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ A, more heat will be produced in case of B, equal amount of heat will be produced in case of both A and B, no heat will be produced in A and B. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ द वायर है वो दोनों केसेस में सेम है. तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो है रो एल बाई ए. सो लेंथ तो सेम ही है, तो लेंथ पे तो कुछ डिपेंड कर नहीं रहा, डिपेंड कर रहा है थिकनेस पे, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे डिपेंड कर रहा है. तो हम क्या जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के. ठीक है, सो एरिया बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगी, एरिया कमेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी. और रेजिस्टेंस का ताल्लुक हीट प्रोडक्शन से भी है. किस फॉर्मूला से पता चल रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. सो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. तो अभी देखिए रेजिस्टेंस ज़्यादा कब होगा, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा. यानी कि यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस वायर का कम है, वो है 3 मिलीमीटर वाले जो वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम है. सो ज़्यादा हीट कहाँ पे बनेगी, ज़्यादा हीट बनेगी इन केस ऑफ ए. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, हिंदी वाले आप इस प्रश्न को एक बार आराम से पढ़िएगा. पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन किया है इसको एक बार देख के आप भी देखिएगा कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है. आगे बढ़ेंगे. सो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द मटेरियल्स कुड बी यूज्ड एज फ्यूज. सो यहाँ पर हमको ए बी सी 3 मटेरियल बताई गई है, उनकी कंडक्टिविटी बताई गई है और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बताया गया है. तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, कंडक्टिविटी is inversely proportional to resistivity. और फ्यूज वायर की क्या क्या हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ. फ्यूज वायर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली बात तो उसकी क्या होनी चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए और हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए. ठीक है, सो कंडक्टिविटी जिसमें कम होगा वहां पर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा. तो पहले हम कंडक्टिविटी सबसे कम किस में है, सी वाले में है. कंडक्टिविटी जिसमें कम होगा उसमें हाई रेजिस्टिविटी होगा, मतलब उसमें ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी. और ए बी सी में से सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट भी किस में है, सी में ही है. तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा कि किस मटेरियल का हम इस्तेमाल एज फ्यूज कर सकते हैं, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सी. ठीक है, आप हिंदी वाले इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए और फिर देखिए कि आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है. आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पर ना हमको एक न्यूमेरिकल के तौर पे क्वेश्चन दिया गया है. क्या कहा है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इफ इट्स लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर बोथ डबल. तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उनकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों को ही डबल कर दिया जाए. तो यहाँ पर हम उसको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है जहाँ पर मैंने सीटेट एग्जाम में जितने भी साइंस के जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए सारे मैंने सॉल्व कराए हुए हैं. तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जहाँ पर L होता है लेंथ, A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और L होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर या वायर. जो रो है वो है रेजिस्टिविटी. तो ये हमारा था रेजिस्टेंस. अब कह रहे हैं कि अगर इसके लेंथ को डबल कर दिया जाए तो लेंथ बढ़ जाएगा 2L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी डबल कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 2A. तो अगर हम अब नया जो रेजिस्टेंस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो अभी होगा, तो वो क्या बन रहा है, R डैश इज इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाइड बाई 2L बाई 2A.
सो देखिए 2 और 2 दोनों ही ऊपर नीचे कट हो जा रहा है, तो हमको कौन सा रिलेशन मिल रहा है, रो एल बाई ए। मतलब पहले भी जो रेजिस्टेंस था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था, अभी भी वही रहेगा। तो क्या, द रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है द टेबल गिवन बिलो एनलिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ 3 मटेरियल्स ए बी एंड सी। सो 3 मटेरियल दिए गए हैं ए बी और सी, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई है। Which of these materials would you use to make small current rating fuse in a domestic electric circuit? तो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो स्मॉल करंट रेटिंग फ्यूज है उसके लिए आप कौन सा जो मटेरियल है उसको चूज करेंगे। तो अगेन हम क्या जानते हैं कि जो फ्यूज है उसका जो वायर होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, लो मेल्टिंग पॉइंट, ओके, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टेंस। सो देखिए ए बी सी में से सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसका है, बी का है, ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी है, हाई रेजिस्टेंस भी हो सकता है या हम रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। सो ओम मीटर एक्चुअली क्या है, वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो सिर्फ ओम होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी है, वो भी बी वाले मटेरियल की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ओनली बी, क्योंकि फ्यूज वायर की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होनी चाहिए और उसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। केवल बी इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है अ टेस्टर वॉज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ लिक्विड and it was found that the bulb of the tester did not glow। तो कह रहे हैं कि जो टेस्टर होता है ना, तो उसको यूज किया गया था ये देखने के लिए कि इस लिक्विड में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा कि नहीं, और ये पाया गया कि जो टेस्टर का जो बल्ब होता है वो ग्लो नहीं किया। Which of the following two statements will be able to explain this observation? So यहाँ पर A और B दो स्टेटमेंट दी गई है। ये जो ऑब्जर्वेशन हमने की कि जो टेस्टर का बल्ब है वो नहीं जला, तो कौन सा जस्टिफाइड स्टेटमेंट है, द सर्किट ऑफ द टेस्टर रिमेन्ड इनकम्प्लीट। तो एक बात तो ये है कि अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट इनकम्प्लीट होता है तो करंट का फ्लो नहीं होगा और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, ये बात तो सही है, स्टेटमेंट ए तो सही है। द करंट थ्रू द टेस्टर वॉज टू वीक, तो कह रहे हैं कि जो करंट पास कर रहा था उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही वीक थी। तो यहाँ पर ये बात भी सही है, क्योंकि जितनी करंट चाहिए उस बल्ब को ग्लो करवाने के लिए अगर उतना अमाउंट ऑफ करंट पास नहीं कर रहा है थ्रू दैट इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो फिर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो उस हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट इस ऑब्जर्वेशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा बोथ ए एंड बी, ओके, ए व बी दोनों ही इसका उत्तर होगा। हिंदी वालों के लिए ये रहा प्रश्न, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो इनमें से कौन सा सॉल्यूशन इन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। सो लेमन जूस में क्या होता है, एसिड होता है, एसिड पानी में H+ आयन रिलीज करते हैं तो ये तो कंडक्ट करेगा। कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन क्या है, वो एक बेसिक सॉल्यूशन है तो वहाँ पर भी OH- आयंस रहेंगे तो ये कंडक्ट करेगा। कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl ना, तो ये जब इसको हम पानी में घोलेंगे तो हमको 2 आयंस मिलेंगे Na+Cl-। सो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होगी। सिर्फ जो शुगर सॉल्यूशन है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं करेगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ये वाला ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो हमको असर्शन और रीजनिंग टाइप की क्वेश्चन यहाँ पर दी गई है। असर्शन में हमसे कहा गया है टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नल का जो पानी होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, असर्शन तो सही कहा गया है। रीजन में बताया गया है टैप वाटर कंटेन्स इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट। तो ये बात भी सही है कि नल के पानी में इम्प्योरिटीज रहती है, किसके फॉर्म में, डिसॉल्व्ड सॉल्ट के फॉर्म में। सो इसका उत्तर क्या होगा कि बोथ
assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. मतलब assertion को correctly explain भी कर रहा है ये reason. तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यहाँ पर हमसे कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल सीरीज सर्किट्स विल द बल्ब या बल्ब्स ग्लो ब्राइटर assuming that cells and bulbs are identical in each case. तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सिंपल सीरीज सर्किट में बल्ब या बल्ब्स ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेंगे अगर हम ये मान के चले कि जो सेल्स और जो बल्ब्स है वो सेम है. ठीक है, सेम रखा गया है. तो देखिए यहाँ पर बताया गया है एक बल्ब और एक सेल, 1 बल्ब एंड 2 सेल. तो देखिए यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा है. एक बल्ब के लिए 2 सेल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो लग तो रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा. बाकी वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं. 2 बल्ब्स एंड 1 सेल, तो ये तो होगा नहीं. 2 बल्ब्स एंड 2 सेल्स, तो ये भी नहीं होगा. तो ये तीनों ऑप्शन ही नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर एक बल्ब के लिए एक सेल है, तो यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा बट ब्राइटर पूछा है. तो ज़्यादा ब्राइटली कौन ग्लो करेगा? जब एनर्जी सोर्स ज़्यादा रहेगी फॉर 1 बल्ब. सो 2 सेल्स ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करेगा, जिस वजह से क्या होगा, हमारा जो बल्ब है, एक ही बल्ब है, वो ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा. तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा एक बल्ब तथा 2 सेल. ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यहाँ पर हमसे अगेन असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है. सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. सो हमको यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है उसका चयन करना है. स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं असर्शन और रीजन के फॉर्म में, उनको पढ़ने के बाद. सो असर्शन में कहा गया है सॉल्ट सोल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये बात तो सही है कि सॉल्ट सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, क्योंकि जो NaCl होता है, कॉमन सॉल्ट तो फिलहाल बोला नहीं है, अगर NaCl मान के चले तो Na+ और Cl- आयंस आते हैं, तो जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. सॉल्ट डिसोशिएट्स इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. तो जब भी हम सॉल्ट को पानी में घोलते हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोशिएट कर जाते हैं, जिस वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ये रीज़न बताया गया है. तो देखिए यहाँ पर भी जो बोथ असर्शन और रीज़न है दोनों ही सही है, और रीज़न जो है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1. ओके, ऑप्शन नंबर 1. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यहाँ पर हमसे अगेन असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है. तो हमको क्या करना है, असर्शन और रीजन पढ़ना है और उनमें से जो सही ऑप्शन लग रहा है उसको चूज करना है. तो यहाँ पे कहा गया है असर्शन में अ कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये बात तो सही है क्योंकि कॉपर एक मेटल है एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी. रीजन में बताया गया है ऑल गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो कहते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगी. तो असर्शन तो सही था बट रीजन सही नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम्पल है. क्या है वो है माइका. माइका जो है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. माइका इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये वाला मान के अगर चलेंगे तो क्या है हमारा, A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स. तो थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो रहा है. ओके, थर्ड ऑप्शन इज द सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 2 वायर्स फॉर्मिंग द ओपन एंड्स ऑफ अ सर्किट consisting of a bulb and electric cell are dipped in the following liquids one by one and it is noted whether the bulb in the circuit glows or not. So एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई गई है, वहाँ पर बल्ब है, इलेक्ट्रिक सेल है और उसके जो 2 फ्री एंड्स है उनको अलग अलग लिक्विड्स में डिप किया जा रहा है. ठीक है, और डिप करने के बाद ऑब्जर्वेशन के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि किस लिक्विड में बल्ब ग्लो की, किस में नहीं की. तो अगर हम देखेंगे कि लिक्विड A और लिक्विड D इन दोनों में बल्ब ग्लो किए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट कर रहे हैं, ये लिक्विड्स ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे कंडक्ट कर रहे हैं. B और C कंडक्ट नहीं कर रहे हैं. तो हम पहले देख लेते हैं B और C कौन हो सकते हैं. तो सबसे पहले हमको B और C का पता लगाना है. तो देखिए जो B और C है, मतलब ये वाला A है, ये वाला B है, ये वाला C है, ये वाला D है. ठीक है, सो डिस्टिल्ड वाटर एक में दिया गया है. ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर दिया गया है B के तौर पे
तो वो तो कंडक्ट नहीं करेगा। सॉल्ट वाटर कंडक्ट करेगा, तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया क्योंकि सी वाला कह रहा था कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर बताया गया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो वो तो कंडक्ट करेगा, शुगर सॉल्यूशन नहीं करेगा। अगेन ये ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये वाला कहा गया है हमको कि जो शुगर सॉल्यूशन है और डिस्टिल्ड वाटर बी और सी में दिया गया है, तो ये दोनों ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन तो जा रहा है, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंडक्ट करेगा क्योंकि वहां पर हमको कॉपर आयरन और SO4-2 मिलेगा, तो ये कंडक्ट कर रहा है। सॉल्ट वाटर भी कंडक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर Na+ और Cl- आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही उत्तर लग रहा है। एक बार 3 को भी देख लेते हैं। 3 में पहला वाला लिक्विड ए बताया गया है डिस्टिल्ड वाटर, तो वो तो कंडक्ट करेगा नहीं, बट ऑब्जर्वेशन में बता रहा है कि वो कंडक्ट करेगा। सो 2, 3, 4 ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, क्रॉस हो जा रहे हैं। इसका जो सही उत्तर होगा कि लिक्विड ए जिसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की ताकि बल्ब ग्लो हुई, वो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। लिक्विड बी थी शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई तो बल्ब ग्लो नहीं की। डिस्टिल्ड वाटर में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और जो लिक्विड डी था वो है सॉल्ट वाटर, तो आयंस के प्रेजेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होगी और जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। सो 1 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज बेस्ट सुटेड टू मेक अ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर को बनाने के लिए कौन सी मटेरियल को हमें चूज करना है। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए और हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। सो लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी किस मटेरियल की है, बी की। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, जहाँ पे बी बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज बेस्ट सूटेड टू मेक अ कॉइल, यानी कि हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। सो इलेक्ट्रिक हीटर में जो हीटिंग एलिमेंट होता है, तो वो जो कॉइल हम इस्तेमाल करते हैं वो किस मटेरियल का बनना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हीटिंग एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, ये जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा। एंड हीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला है वो होता है I²RT। मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होगा उतना ज़्यादा ही हीट प्रोड्यूस होगा। जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा उतना ही वो रेड हॉट होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा उतना ही अच्छा ये इलेक्ट्रिक हीटर काम करेगा, जिस वजह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़्यादा हीट कब प्रोड्यूस होगी, जब हाई रेजिस्टिविटी होगी। प्लस एलिमेंट एक ऐसी चीज़ की बनी होनी चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो, क्योंकि जैसे ही इस एलिमेंट से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो ये गर्म होने लगेगा, और अगर इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगी तो ये पिघल जाएगा हीट के वजह से, और जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि जो एलिमेंट है वो टूट जाएगा। और सर्किट ब्रेक होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा नहीं, तो क्या होगा, जो जिस वजह से हम इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पर्पस तो वो सर्व भी नहीं करेगा। तो हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट का जो बेस्ट मटेरियल होगा वो क्या है, वो होगा Z, क्योंकि उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है एज वेल एज हाई रेजिस्टिविटी भी है। 4th वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक लाइटिंग डिवाइसेस कंटेन्स मर्क्यूरी वेपर एंड इज टॉक्सिक इन नेचर। तो ये मैंने अपने प्रीवियस सेशन में ही आपको कहा था कि जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स होते हैं, यानी कि CFLs शॉर्ट फॉर्म है, इनमें क्या होता है, मर्क्यूरी वेपर पाई जाती है जो कि बहुत ही टॉक्सिक है हमारे लिए, विषाक्त है हमारे लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस लिक्विड्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में किस वाले ऑप्शन में जितने भी लिक्विड्स दिए गए हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो पहले बैड वालों को हम चूज करके उन ऑप्शंस को क्रॉस कर देते हैं। इस वाले में डिस्टिल्ड वाटर है, ये नहीं होगा, ठीक है। इस वाले में वेजिटेबल ऑयल है, शैम्पू है, नहीं होगा। इस वाले में वेजिटेबल ऑयल है, शैम्पू नहीं, तो ये वाला नहीं होगा। बच जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। सो लेमन जूस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, vinegar भी is a good conductor of electricity as well as tap water is also a good conductor of electricity, ठीक है।
सो सही उत्तर इसका होगा नींबू का रस, सिरका और टोटी का जल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, सो हमने पढ़ा था ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट। तो जब हम कोई आयरन या स्टील का रॉड लेते हैं और उसके चारों ओर ऐसे कॉइल फॉर्म में हम वायर को रखते हैं और जब इसको एक बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे, साथ में एक स्विच भी रहेगा, स्विच को ऑन फॉर्म में रखेंगे, तो ऐसा होने से क्या होता है कि जब इससे करंट पास करेगा, स्विच ऑन कर दिया तो करंट पास करेगा, तो ये जो आयरन रॉड है इट विल बिहेव लाइक अ टेम्पोररी मैग्नेट। ठीक है, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट बट इट इज टेम्पोररी इन नेचर। जब तक इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करेगी तब तक ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। तो टेम्पोररी होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग एंड टेम्पोररी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड टेम्पोररी, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक करंट इससे पास करती है तब तक ये एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। जैसे ही हमने स्विच ऑफ कर दिया तो इट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है असर्शन रीजन के फॉर्म में एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट। बात सही है, इट इज अ वीक मैग्नेट। बात गलत है, क्योंकि अभी हमने जो क्वेश्चन किया हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड टेम्पोररी मैग्नेट। तो यहाँ पर A इज ट्रू, R इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। इस वाले में मैंने मार्क किया था, हाँ ठीक है। सो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि nowadays electric fuses in an electric circuit is replaced by which one of the following alternatives। तो अभी क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज हम इंस्टॉल करते थे ना अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में, उनको रिप्लेस कर दिया गया है किसी एक चीज़ से। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि किससे रिप्लेस हुआ है, वो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर से, जिनको हम MCBs भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो होगा ओनली सी। ठीक है, केवल सी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली अरेंजेस लाइटिंग डिवाइसेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी। मतलब कम से ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट जो डिवाइसेस है, लाइटिंग डिवाइसेस है, उनको हमें अरेंज करना है। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। इनकैंडेसेंट बल्ब है, ट्यूबलाइट है, CFLs है और LEDs है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा कि सबसे कम एनर्जी एफिशिएंट जो लाइटिंग डिवाइस है वो है इनकैंडेसेंट बल्ब, उसके बाद है ट्यूबलाइट, उसके बाद आते हैं CFLs और आजकल तो LEDs का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके जो काम है वो कंप्लीट कर देते हैं लाइट देने का। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, तो जब एक वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है द वायर गेट्स हीटेड, तो जो वो वायर है वो गर्म होने लगती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस यूजेस दिस प्रॉपर्टी। सो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करता है। तो रेफ्रिजरेटर नहीं, वैक्यूम क्लीनर नहीं, वाटर पंप भी नहीं, टोस्टर, क्योंकि हम टोस्टर में क्या करते हैं, ब्रेड को डालते हैं तो वो टोस्ट बन के निकलता है। क्यों हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट होता है, जो कॉयल होता है, वो गर्म होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने से और तब जाकर वो काम अपना कंप्लीट करता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो असर्शन में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बात गलत है, क्योंकि ये वेक्टर नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये बात सही है, रीजन सही है। इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, स्टिल उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी ही है। ठीक है, सो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो होगा A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है सारिका टुक डिस्टिल्ड वाटर इन अ बॉटल एंड ट्राइड टू फाइंड वेदर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। व्हाट इज शी लाइकली टू फाइंड। सो सारिका ने क्या किया,
डिस्टिल्ड वाटर लिया बॉटल में और फिर ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है कि नहीं, तो वो क्या फाइंड आउट करेगी, मतलब उसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, इसमें तो किसी तरीके के आयंस या डिजॉल्व सॉल्ट्स तो मौजूद ही नहीं रहते हैं। इट इज़ एन इंसुलेटर, नहीं, नन ऑफ द अबव, नहीं, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर को पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इवन एनसीईआरटी के बुक में भी बताया गया है कि इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। सो इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक स्टेटमेंट सही नहीं है, उसे हमको ढूंढना है। तो देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बात गलत है, मिनिमम नहीं था, वो था मैक्सिमम। एक मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट से सेफली फ्लो करे। तो हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो मिल गया ऑप्शन नंबर 1, तो ये इसका सही उत्तर होगा, बट बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बात सही है। फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स ऑफ ऑल बिल्डिंग्स, ये बात भी सही है, ताकि वी कैन प्रिवेंट फायर और डैमेज टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। If the proper fuse is inserted in a circuit, it will blow off if the current is more than the safe limit। तो ये बात भी सही है कि अगर हमने प्रॉपर फ्यूज इंस्टॉल करके रखा है अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो अगर जो सेफ लिमिट है करंट का उससे ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगा, तो जो फ्यूज वायर है वो हीटिंग के चलते क्या हो जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा और फ्यूज जो है वो ब्लो ऑफ हो जाएगा, यानी कि जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट कर जाएगा और जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो टूट जाएगा, मतलब वो इनकम्प्लीट हो जाएगा और फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा। तो ये 2, 3, 4 जो स्टेटमेंट है ये सही है, हमको इनकरेक्ट ढूंढना था तो हमने ढूंढ लिया, वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा गया है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ 1/3 ओम ईच इज। तो हमसे कहा गया है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो हमको फाइंड आउट करना है अगर हम 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें जिनकी जो वैल्यू है वो 1/3 ओम ही है। तो ये एक न्यूमेरिकल है, उसके लिए हम यहाँ पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि सीरीज कनेक्शन में ज़्यादा हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है, पैरेलल कनेक्शन में हमको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R1 + R2 + R3 करेंगे। करने से हमको कितना मिल रहा है, 1 ओम मिल रहा है। अब हम मिनिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ रहा है रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन वो है 1/9 ओम। अब हमको मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो कि रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन था उससे माइनस करेंगे मिनिमम को जो कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन था। करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है 8/9 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो अमृता इज ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अमृता क्या कर रही है, वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने की कोशिश कर रही है, बट बनाते वक्त उसने देखा कि जितना वायर वो लाई थी उसमें कमी पड़ रही है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन शी यूज टू कंप्लीट द सर्किट। तो वायर की तो कमी है बट सर्किट को तो कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इनमें से वो किसका इस्तेमाल करे कि जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाए। तो ऑब्वियसली हमको सर्किट किसी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से ही कंप्लीट करना पड़ेगा। कोई इंसुलेटर अगर हम लगा देंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो जो थ्रेड होता है वो एक इंसुलेटर है, ग्लास रॉड इंसुलेटर है, रबर पाइप इंसुलेटर है। तो हमको स्टील वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्टील का जो तार होता है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस लिक्विड्स विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जहाँ पर जितने भी लिक्विड्स दिए गए हैं वो सभी पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किन किन ऑप्शन में है, तो पहले उनको कट कर देंगे। टैप वाटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये ऑप्शन चला गया। सॉल्ट सोल्यूशन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये चला गया। विनेगर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेमन जूस भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी चला गया। बच जाता है ऑप्शन नंबर 3 जिसमें शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल और डिस्टिल्ड वाटर, ये तीनों ही क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अ टीचर हैज बाउंड अ लॉन्ग पीस ऑफ कॉपर वायर अराउंड एन आयरन नेल। सो एक लोहे की कील के आजू बाजू टीचर ने क्या किया, कॉपर का वायर इस तरीके से लपेट दिया इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल, कॉइल के फॉर्म में। फ्री एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ सेल। सो ये जो फ्री एंड्स थी इसको एक सेल के साथ कनेक्ट किया गया है, ओके, थ्रू अ स्विच, और एक स्विच भी यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, ठीक है, टू कंप्लीट द सर्किट। तो सर्किट को कंप्लीट कर दिया। अब स्विच अगर क्लोज्ड है मतलब ऑन पोजीशन में है तो क्या होगा, तो हम क्या जानते हैं कि अगर हमने स्विच को क्लोज कर दिया तो इस सर्किट से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो क्या होगा, दिस आयरन नेल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो द आयरन नेल विल बिहेव लाइक अ परमानेंट मैग्नेट। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे होते हैं, वो टेम्पोररी मैग्नेट होते हैं। जब तक इलेक्ट्रिक करंट इससे फ्लो करेगा तब तक इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। द आयरन नेल विल बिहेव लाइक अ फ्यूज। नहीं, द आयरन नेल विल बिहेव लाइक अ टेम्पोररी मैग्नेट। तो ये बात सही है। द आयरन नेल विल गेट डीमैग्नेटाइज्ड, ये बात गलत है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का पढ़ाने का स्टाइल, आज का टॉपिक सॉल्व कराने का स्टाइल पसंद आया हो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मेरे चैनल सनीताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए ताकि आपको मेरे चैनल पे जो वीडियोस की अपडेट्स है टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन एंड PYQs के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।